नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बम की धमकी मिलने पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। हैदराबाद से कुवैत जा रहा था इंडिगो का विमान। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद से कुवैत जा रही इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में बम की धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करा ली है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। विमान को एयरपोर्ट के आइसोलेशन बेसमेंट में भेज दिया गया है, जहां बम डिस्पोजल स्क्वाड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा टीमों ने पूर्ण जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है। मंगलवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुवैत के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें विमान में बम होने की धमकी थी। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी ने फ्लाइट को तुरंत मुंबई डाइवर्ट कर दिया, जहां फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत, ये इंडिगो की जो फ्लाइट है उसको इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया है। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? जिस तरह से एक मेल मिला था, मेल के बाद जो है अपना एयरपोर्ट जो इंडिगो की जो फ्लाइट है उसे मुंबई जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। लैंडिंग में पूरी तरह से जांच की गई है। जो जिस तरह से धमकी भरा जो मेल आया था, मेल के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई है। हालांकि संदिग्ध इसमें अभी तक फिलहाल कुछ दिखा नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और मेल की जो है वो भी तफ्तीश की जा रही है। जिस तरह से ये मेल भेजा गया था, क्या इसको मेल किस वजह से भेजा गया था। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग कराने के बाद जो है वहाँ पे जो सीएसएफ के जवान है वहाँ पे पूरी तरह से मामले की जांच करें और फ्लाइट की पूरी तरह से जांच की जा रही है। जी, मेल भेजने वाला कौन था, इसके बारे में कोई जानकारी? जी, मेल अभी कहाँ से आया था इसकी अभी तक जानकारी नहीं, पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो मेल था वो धमकी भरा था, जिसमें कहा गया था कि इंडिगो फ्लाइट की A321 जो इसमें बम होने की आशंका बम है और ऐसा आशंका जताया गया था, जिसको सुरक्षा कर्मियों ने गंभीरता से लिया और आपातकालीन लैंडिंग मुंबई छत्रपति एयरपोर्ट पर कराई गई है। सीआईएसएफ के अधिकारियों का क्या कहना है? जिस तरह सीआईएसएफ का अधिकारी फिलहाल अभी इस पे मामले को जांच कर रहे हैं। लैंडिंग के बाद पूरी तरह से अपना जो प्लेन है, प्लेन की पूरी तरह से जांच की गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से मामले की जांच अभी कर रहे हैं। कल जांच के बाद इनका जो है स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि ये मेल कहाँ से आया था और मेल जो भेजने की आशंका क्या थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है क्या सरबजीत? जिस तरह से यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लैंडिंग की गई है, लैंडिंग के बाद अब इसमें जो यात्रियों को बाहर निकाला गया है, बाहर निकालने के बाद प्लेन की पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं यात्रियों में नाराजगी भी जताई जा रही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुंबई में इंडिगो का जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जल्द मिलेगा नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान जल्द संभव है। इसी सप्ताह बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान संभव है। आरएसएस और बीजेपी के बीच सोमवार को नाम पर मंथन हुआ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव करीब 1 साल से लंबित है। उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर समन्वय बैठक हुई। 3 घंटे तक चली इस विचार प्रवाह की बैठक में बीजेपी के प्रदेश के नाम पर मंथन किया गया और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी और यूपी सरकार के बीच हुई अहम बैठक में सरकार के कामकाज की रिपोर्ट ली गई। साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक में आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन
संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी उपस्थित रहे। संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले संभावित अध्यक्ष का नाम भी साझा किया। सूत्रों की माने तो इस सप्ताह ही यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव करीब 1 साल से लंबित है। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, अब जल्द ही उत्तर प्रदेश को अपना नया बीजेपी का अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कौन से ऐसे संभावित चेहरे हैं जिन पर आरएसएस और बीजेपी के बीच मंथन हुआ था? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार लंबित बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश को, अब जल्द ही बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल सकता है। संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले संभावित अध्यक्ष का नाम भी साझा कर दिया है। सूत्रों की माने तो इस सप्ताह ही यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव करीब 1 साल से लंबित है। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद। आनंद, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? कौन से ऐसे संभावित चेहरे हैं जिस पर आरएसएस और बीजेपी के बीच मंथन हुआ है बीजेपी अध्यक्ष को लेकर? देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ मंथन हुआ है। जो संघ और सरकार किस तरह से तैयारियां की जाए, जो आगामी पंचायत चुनाव है, इसको लेकर माना जा रहा है कि बैठक में, कल की जो बैठक थी उसमें बातचीत हुई है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने को लेकर किस तरह से बेहतर तारतम्य बनाया जा सकता है, इसको लेकर बैठक हुई है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा इस बारे में की गई है। हालांकि जो मुख्य तौर पर मुद्दा निकलकर सामने अब आ रहा है वो ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाने को लेकर पूरी तरह से इसमें बात हुई है। जहां तक अध्यक्ष की बात है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी चल रही है, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाया। इसका जो सबसे बड़ी इसकी वजह है कि जो ओबीसी प्रमुख चेहरे हैं या SC ST जो चेहरे हैं उनको आगे लाया जाए, या जो जातीय और सामाजिक समीकरण है उनको किस तरह से फिट किया जाए, इन सब को लेकर अभी तक मंथन चल रहा है। और जो ये लोकसभा का जो चुनाव था जिसमें पीडीए ने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और भाजपा को झटका लगा था, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है और अभी तक इसी कारण से तय नहीं हो पा रहा कि किस तरह से जातीय समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है, उनको साधा जाए और किस चेहरे को आगे किया जाए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन बीएल संतोष ने अगले संभावित अध्यक्ष का नाम भी साझा किया है आनंद। तो अगर देखा जाए तो जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से नाम है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, क्योंकि ये सरकार और संगठन की आपस की बैठक की, संघ इसमें इस बैठक में शामिल था, तो ये क्योंकि गोपनीय बातें होती हैं, ये निकलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन तमाम ऐसे बीजेपी के चेहरे हैं, ओबीसी चेहरे हैं, SC ST चेहरे हैं, उनमें कई नाम हैं जो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि लगातार उस चर्चा में चल रहे हैं। चाहे वो BL वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है, चाहे वो विजय सोनकर हैं, उनका नाम काफी चर्चा में रहा है। तमाम ऐसे चेहरे रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जातीय समीकरण, जो सामाजिक समीकरण है, उनको भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं परख रही है। और क्योंकि 2027 की लंबी लड़ाई है, 2027 एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, तो कहीं न कहीं पार्टी को लगता है कि जो अध्यक्ष का पद का चुनाव है उसमें ऐसा चेहरा लाया जाना चाहिए जो 27 में पीडीए की काट के या विकल्प के तौर पर सामने आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश को अपना नया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मिल सकता है। अब अगली बड़ी खबर कर्नाटक से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी देखने को मिली है। डीके शिव कुमार के घर सिद्धारमैया पहुंचे। सीएम सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के घर ब्रेकफास्ट किया है। कर्नाटक में ब्रेकफास्ट पार्ट 2 खत्म कर पाएगा क्या कांग्रेस का संकट? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सीएम पद की जंग लगातार देखने को मिल रही है। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच विवाद खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों नेताओं ने हाईकमान के निर्देशों का पालन करने पर सहमति जताई है। इसी के तहत आज सुबह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एकता दिखाते हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और उनके भाई सुरेश ने सिद्धारमैया का स्वागत किया। सीएम सिद्धारमैया अकेले ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे, उनके साथ कोई नहीं था क्योंकि यह 1-to-1 ब्रेकफास्ट मीटिंग है।
यह ब्रेकफास्ट मीटिंग वादों को पूरा करने की संयुक्त कोशिशों को मजबूत करने और राजनीतिक तनातनी कम करने की पहल मानी जा रही है। इससे एक दिन पहले सिद्धारमैया ने कहा था कि उन्हें अभी तक कोई ऑफिशियल न्योता नहीं मिला, जबकि शिव कुमार ने कहा था कि यह उनके और सीएम के बीच का मामला है और वे भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। वहीं डीके शिव कुमार ने शाम को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं और मुख्यमंत्री एक टीम की तरह मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मैंने माननीय सीएम को कल नाश्ते पर बुलाया है, जिससे कर्नाटक से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए मिलकर की गई कोशिशों पर बात की जा सके और उन्हें मजबूत किया जा सके। बता दें कि दरअसल दोनों नेताओं के बीच लीडरशिप विवाद पर बनी अड़चन को खत्म करने की कोशिश में शिव कुमार 2 दिन पहले सीएम के घर गए थे। कांग्रेस हाईकमान के कहने पर सिद्धारमैया ने इसी तरह की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी। शनिवार को हुई शुरुआती मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने सबके सामने कहा था कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लीडरशिप के मुद्दे पर सिद्धारमैया और शिव कुमार ने कहा कि वे हाईकमान की बात मानेंगे। इस डेवलपमेंट को हाईकमान की तरफ से दोनों के बीच लीडरशिप की लड़ाई को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और यह इशारा है कि सिद्धारमैया फिलहाल सीएम बने रहेंगे, खासकर 8 दिसंबर से शुरू होने वाले बेलगावी लेजिस्लेचर सेशन से पहले तक। अब अगली बड़ी खबर आपको बता रहे महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव है। महाराष्ट्र में पहले चरण की वोटिंग जारी है। महायुति बनाम एमवीए की सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। 264 स्थानीय निकायों में कांटे की जंग है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की पहले चरण की वोटिंग जारी है। इसमें पूरे राज्य की नजर महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी राजनीतिक भिड़ंत पर टिकी है। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हो रही वोटिंग को विधानसभा चुनाव के बाद जनता के मूड का अगला बड़ा संकेतक माना जा रहा है। लगभग 1 वर्ष से लटके हुए इन चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान तेज है और दोनों गठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। पहले चरण में करीब 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज हो रही वोटिंग 6,705 सदस्य पदों और 264 अध्यक्ष पदों का भविष्य तय करेंगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होगी और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हालांकि 24 स्थानीय निकायों में चुनाव स्थगित कर 20 दिसंबर को कराए जाएंगे, क्योंकि नामांकन की जांच में अनियमितताएं, अपीलों पर देर से आए निर्णय और चुनाव चिन्ह आवंटन में खामियों के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें रोक दिया है। कई मामलों में उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए तय 3 दिन का समय भी नहीं मिला, जिसे आयोग ने नियमों के खिलाफ माना। ये चुनाव भाजपा नेतृत्व वाली महायुति, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, और विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल है। उन्हीं के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में महायुति की 235 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद अब यह वोटिंग बताएगी कि क्या वही लहर स्थानीय निकायों में भी कायम रहती है या फिर विपक्ष ग्रामीण और शहरी स्तर पर वापसी का संकेत दे पाता है। भाजपा ने तो 100 पार्षद और 3 नगर अध्यक्ष पद बिना मुकाबले जीत भी लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत, अब तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में? जिस तरह से ग्राम पंचायत का जो नगर पंचायत का जो चुनाव है, जिसमें मतदान के समय हालांकि 12 बज चुके हैं। 12 बजे का जो आंकड़ा है अलग अलग जो है पंचायत समिति में अलग अलग आ रहा है। हालांकि कहीं पे 10% हो चुका है तो कहीं पे 11% हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सुबह का जो समय था, जो वहाँ पे ठंड की वजह से भी कई मतदार वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब दोपहर का समय है, धीरे धीरे वहाँ पे जो मतदार वहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि 42 नगर पंचायत जिसमें वोटिंग हो रही है, वोटिंग को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा किए गए हैं और लोगों से अपील भी की गई है कि बड़े पैमाने पर वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे अपना वोटिंग का जो है वो प्रक्रिया पूरा करें। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में महायुति की ऐतिहासिक जीत हुई थी, क्या आपको वही लहर इस बार निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रही है या फिर महाविकास अघाड़ी कमाल कर पाएगी? जिस तरह से महाविकास अघाड़ी का कहना है कि जो जिस तरह से ये अपना विधायकी चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिली थी, महायुति को बहुमत मिली थी, वैसा बहुमत नहीं मिल पाएगा ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार तमाम रैलियां की गई हैं, तीनों जो महायुति में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने लगातार कई सभाएं की हैं। सभाएं में जिस तरह से उम्मीद है कि वहां पे जो जीत है वो महायुति की होगी और पूरी तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बड़े पैमाने पर जो जीत है, जैसे विधानसभा चुनाव में उनको नतीजे मिले थे, वैसे ही नगर पालिका नगर परिषद चुनाव में, ग्राम पंचायत चुनाव में भी मिलेंगे, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव जारी है। आपको बता दें, सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। 264 स्थानीय निकायों में लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, जहां वंदे मातरम पर संसद में विशेष चर्चा होने वाली है। लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को चर्चा की संभावना जताई जा रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने 10 घंटे का समय तय किया है। पीएम मोदी भी इस वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर चर्चा की मांग की है। चर्चा नहीं कराए जाने की वजह से दोनों सदनों में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इस बीच केंद्र सरकार ने वंदे मातरम पर इसी हफ्ते संसद में विशेष चर्चा कराने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए 10 घंटे का समय अलॉट किया है। ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी उस चर्चा में भाग लेंगे। वहीं दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद वंदे मातरम पर विवाद गहराया हुआ है। शनिवार को भोपाल में महमूद मदनी ने कहा था कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं। अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देंगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। राजनीतिक दलों ने मदनी के इस बयान की जमकर आलोचना की है। अब सरकार ने वंदे मातरम पर विशेष चर्चा का आयोजन किया है। अब अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी आने वाले हैं। राधा मूल्य को लेकर किसानों ने सीएम का आभार बताया था। माफ कीजिएगा, गन्ना मूल्य को लेकर किसानों ने सीएम का आभार जताया था। वहीं सीएम धामी ने कहा था कि मेरी सरकार किसानों की किसान हितैषी सरकार है। कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य मानने का फैसला सीएम धामी ने माना। सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जहां हेलीपैड पर गन्ना मूल्य को लेकर किसानों ने सीएम का आभार जताते हुए उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की किसान हितैषी सरकार है और गन्ने के मूल्य को लेकर किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी किसानों के हितों में निर्णय लेते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ 2027 को लेकर संतों के उठे सवाल पर कहा कि इस कुंभ में सभी संतों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2021 का कुंभ कोविड की भेंट चढ़ गया था। इसलिए इस बार इसे दिव्य और भव्य मानने का फैसला लिया गया है, जिसमें सभी को जुड़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर को लेकर विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका विरोध केवल विरोध के लिए है, जबकि देश की जनता हर चुनाव में उन्हें सबक सिखाती रही है और आगे भी जो भी चुनाव होंगे उसमें भी वह उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक प्रकार से किसान बहुतायात में करे, उसके लिए सभी मिलों को भी हम जल्दी ही उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आगे चलकर इनके भुगतान की व्यवस्था समय पर करें। किसानों की तौल ठीक समय से हो जाए, गन्ना ज़्यादा देर खड़ा न रहे। बहुत बार गन्ना खड़े रहने से सूख जाता है और उसमें जो तोलाई में वो भी अंतर आ जाता है। तो हमारा प्रयास है हर प्रकार से हमारे किसानों को सर्वोच्च सुविधा जो है उनको मिलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर किसानों के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, उसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर हमारे अनेक प्रकार के अनुसंधान आज जो हमारे कृषि क्षेत्र के विश्वविद्यालय है वो भी कर रहे हैं। उनको और प्रोत्साहन देने के लिए और बढ़ोतरी करने के लिए हर दृष्टि से हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है और हम किसानों के हित में ये निर्णय हमने लिए हैं। आगे भी हम और निर्णय भी लेते रहें। आगे बढ़ेंगे, जहां दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। यह ऐप फोन सेटअप के दौरान दिखना चाहिए और इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इसका मकसद डुप्लीकेट, IMEI, चोरी हुए फोन, साइबर फ्रॉड और सेकंड हैंड बाजार की धोखाधड़ी रोकना है। कंपनियों के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। वहीं संचार साथी पोर्टल और ऐप नागरिकों को IMEI नंबर के जरिए मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने की सुविधा देता है। डुप्लीकेट या स्पूफ्ड IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
नेटवर्क में स्पूफ्ड या छेड़छाड़ किए गए IMEI एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां एक ही IMEI अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों में एक साथ काम करता है, जिससे इन IMEI के खिलाफ कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल डिवाइस का एक बड़ा बाजार है। चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को फिर से बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं। यह खरीदार को क्राइम में सहयोगी बना देता है और उन्हें वित्तीय नुकसान भी पहुंचाता है। संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच की जा सकती है। ऐप में धोखाधड़ी वाली संचार की रिपोर्ट करने, खोए चोरी हुए हैंडसेट की जानकारी देने और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने जैसी अन्य सुविधाएं भी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ने सोमवार को निर्देश जारी किए कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इंपोर्ट किए गए सभी फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को असली डिवाइस वेरीफाई करने और टेलीकॉम सर्विस का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद करना है। हालांकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। DOT का यह निर्देश असंवैधानिक से भी परे है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक डरावना टूल है। यह हर नागरिक के हर मोमेंट बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका है। यूपी के बलरामपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास पर मंगलवार भोर लगभग 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। वहीं आपको बता दें कि यात्रियों को सोनोली से दिल्ली लेकर आ रही निजी बस की भिड़ंत एक मालवाहक ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही क्षण में बस और ट्रक दोनों में आग भड़क उठी। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 25 यात्री घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और दमकल टीम ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाने और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलकर उनकी स्थिति जानी और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक सोनौली से शहर होते हुए निजी बस फुलवरिया चौराहे पर दिल्ली जाने के लिए गोंडा की ओर बढ़ी थी। बस अभी पूरी तरह चौराहा से गुजर भी नहीं पाई थी कि तभी दूसरी तरफ फुलवरिया ओवरब्रिज की ओर से आ रहा ट्रक सीधे बस के बीचों बीच टकरा गया। इससे बस भी सड़क से खिसक कर किनारे लगे ट्रांसफार्मर से भी टकरा गई। वहीं ट्रांसफार्मर में बिजली के तारों के छूने में से बस में आग लगी और फिर ट्रक में भी आग लग गई, जिससे बस में सवार काफी यात्री झुलस गए हैं। आग बुझाने के लिए ट्रक को सीधा किया गया। वह बस से टकराने के बाद पलट गया था। ट्रक के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला है जो बुरी तरह झुलसा हुआ था, पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संभवतः ट्रक में बैठे व्यक्ति का शव है। ट्रक पलटने से निकल नहीं सका और दब गया। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां जनपद संभल के चौड़ा कंबों में आयोजित हो रहे कालकी महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मीडिया से बात की है। वाइफ, बीवी और पत्नी की चर्चा वाले सवाल पर रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने जो कहा शास्त्रीय कहा है। ये अंग्रेजों से पूछो कि तुमने ऐसी व्याख्या क्यों लिखी, और सही भी यही है कि पत्नी ही मुख्य है। हम भारत की बात करते हैं, ना तो भारत में बीवी स्वीकृत है ना ही वाइफ स्वीकृत है। यहाँ तो पत्नी होती है जो पति को पतन से बचाती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती दी कि कोई भी विद्वान अंग्रेजी के वाइफ शब्द की ऐसी व्याख्या बता दे तो मैं अपना त्रिदंड गंगा जी में फेंक दूंगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे APN न्यूज के साथ। नमस्कार।